हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के यार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं नीतीश शर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर, एंड आई हैव डन माय बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। इट सिंपली मींस यार कि यू गाइस कैन रिलाई ऑन माय कंटेंट। ठीक है, तो यार वापस आते हैं हम अपने बेसिकली कि क्या चल रहा है। ये है यार आपका लेक्चर नंबर 2 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। थंबनेल से आपको पता लग गया होगा। तो पिछले लेक्चर में हम बेसिकली क्या बात कर रहे थे कि हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मतलब जो प्रेजेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके डेवलपमेंट में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में, कि हमारा जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है वो पढ़ा था हमने, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है, और रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वो पढ़ा था, और रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल जो दिया था वो पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें हम बेसिकली पढ़ रहे थे कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किसकी, एक अल्फा पार्टिकल की एक न्यूक्लियस के, वो कितनी पास जा सकता है, वो डिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे हम लोगों ने। एक क्वेश्चन भी किया था और एक क्वेश्चन मैंने तुमको होमवर्क में दिया था, और उसका मतलब कुछ लोगों ने आंसर भी दिया कमेंट में। ठीक है, पिछले लेक्चर में जाकर देखना आप लोग क्या क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन एक्चुअली मैं यहाँ पे भी करवाऊंगा। ठीक है, उससे पहले यार एक इंपॉर्टेंट बात है, बेसिकली वो कर लेते हैं। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है यार, कि अभी चल रहा है तुम्हारा त्योहार का माहौल, ठीक है, मतलब फेस्टिवल सीजन। तो उस पर अनअकैडमी का जो IIT का सब्सक्रिप्शन है यार, वो बेसिकली स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा 3499। ठीक है, इतने से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली। यार देखो ये कितनी ही कम कीमत है, मतलब इतनी कीमत में तुम्हारे जूते या कपड़े तुम लेते होगे। ठीक है, तो इतनी कम कीमत में यार तुम्हारी IIT की तैयारी हो जा रही है। ठीक है, और इसके अलावा मतलब इतने से स्टार्ट है, बाकी ऊपर जाते जाते मतलब जैसे तुमको अगर मतलब कुछ और एक्स्ट्रा उसमें वो चाहिए, मतलब 1-to-1 गाइडलाइंस चाहिए, या फिर तुमको ऑफलाइन सेंटर पे जाकर तैयारी करनी है, या फिर तुमको ऑफलाइन टेस्ट देना है, तो उसके लिए बेसिकली तुम्हारा और मतलब उसमें ऐड होता रहता है। बाकी बेसिक अगर तुमको लेक्चर और तुम्हारे डाउट तुमको ऑनलाइन में सॉल्व करने हैं तो उसके लिए अमाउंट है। ठीक है, और यार तुम इस कोड को अगर मतलब मेरा जो कोड है इसको अगर तुम यूज करोगे तो उस पर 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो यार देखो अगर कोई सोच रहा होगा कि सर तो यार कोर्स बेचने लग गए, बेटा कोर्स मैं एक्चुअली कोर्स ही बेच रहा हूँ बेसिकली, ये कोई गलत चीज नहीं है। ठीक है, मतलब अगर तुम लोग जेई की तैयारी कर रहे हो, तुम इसको देखने आए हो, इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम IIT जेई की तैयारी के लिए ये कोर्स, मतलब मैं ये नहीं कह रहा यार तुम यहीं से लो। ठीक है, बेसिकली मेरा कहना ये है कि अगर तुम सिर्फ अगर कर रहे हो तो इसको ऐसा नहीं कि सिर्फ यूट्यूब से करो, एक ऐसी जगह से करो जहाँ पे मतलब कि सब चीज एक साथ पढ़ाई जा रही हो। ठीक है, और डाउट वगैरह तुम्हारे पर्टिकुलरली क्लियर हो जा रहे हैं। यूट्यूब बेसिकली यार मतलब मेरा मानना ये है कि आप इससे कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, बट वो लोग करें जिनके पास मतलब कि पैसे वगैरह की दिक्कत है। ठीक है, अदरवाइज तुम कोर्स लो अच्छे से, मतलब तैयारी करो और कर ही रहे हो तो ठीक है, वो एक चीज़ है ना। और जनरली हम यूट्यूब पे, मतलब मैं पर्सनली किस लिए यूज करता था यूट्यूब को, लाइक जब किसी टॉपिक में मेरे को दिक्कत होती थी, ठीक है, तो वैसा है। ठीक है, तो यार NK23 मेरा कोड है ना, इसको अगर यूज करोगे तो तुम्हारे को ऑफ मिल जाएगा कितना, 10%। ठीक है, और दूसरी चीज यार कि तुम्हारा जो अभी JEE 2025 है, इसके लिए तुम्हारा एक बैच है हमारा रफ्तार बैच। ठीक है, इसमें बेसिकली तुमको क्या क्या मिलेगा, 180 प्लस लाइव लेक्चर्स है ना, और लाइव डाउट सॉल्विंग मिलेगी है ना, और 10 मॉक टेस्ट होंगे। तो बेसिकली अभी तुम्हारे 2025 जो जनवरी अटेम्प्ट है, इसको बूस्ट करने के लिए ये बहुत तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे लिए साबित हो सकती है। ठीक है, तो यार सेम कोड इसके लिए भी वही है, NK23 है ना। जाओ यार ऑफ लो, मतलब एक तो ये ऑलरेडी कम है, इस पर क्या ही ऑफ लोगे, कोड लगाओ मत। मैं तो कह रहा हूँ कोड भले ही मत लगाओ, बट जाके तुम क्या बोलते हैं कोर्स में रजिस्टर कर लो और बेटा ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आओ। ठीक है, तो अब वापस आते हैं लेक्चर पर। ये तो हो गई तुम्हारी काम की बात। ठीक है, अब करते हैं थोड़ी पढ़ाई की बात। ठीक है, तो देखो मैंने पिछला लेक्चर जो था उसमें एक क्वेश्चन दिया था बेसिकली। इसमें क्या है कि तुम्हारा एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, वो बेसिकली मूव कर रहा है एक स्पीड v से किसकी तरफ, एक एक एटम के न्यूक्लियस की तरफ है ना। उस एटम का एटॉमिक नंबर देखो क्या है तुम्हारा, एटम का एटॉमिक नंबर है तुम्हारा Z है ना, एटॉमिक नंबर है Z। ठीक है, और क्या बोलते हैं जो अल्फा पार्टिकल जो मूव कर रहा है ना, तो वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या दे रखी है तुम्हारी, v दे रखी है ना, v दे रखी है ना। और इस केस में जो हमारी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो क्या है, हमारी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तुम्हारी वो क्या है, तुम्हारी r है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है अगर ये अल्फा पार्टिकल हमारा v, अल्फा पार्टिकल की अगर हमारी 4v हो जाए है ना, 4v हो जाए है ना, और z जो है, z हमारा z ना होके क्या हो जाए हमारा, z ना होके हमारा क्या हो जाए, लेट सपोज इसको Z2 बोल देते हैं, ये हमारा क्या है 2Z हो जाए है ना, तो हमारा जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ये क्या होगी। बेसिकली क्वेश्चन ये है तुम्हारा है ना, क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन देख के पढ़ लेना लैंग्वेज में, मैंने तुमको लिखवा दिया क्या है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो इसको करेंगे कैसे यार, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में हमारा क्या कॉन्सेप्ट लगता है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब क्या होती है बेसिकली, कि हमारा जो अल्फा पार्टिकल है वो एक ऐसी डिस्टेंस पे पहुंच जाए न्यूक्लियस के जिसके बाद वो फर्दर उसकी तरफ ना आ सके। ठीक है, तो उस एग्जैक्ट पोजीशन पे एक्चुअली हमारा क्या होता है कि जो हमारी तो काइनेटिक एनर्जी होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, वो बेसिकली क्या होती है हमारी हाफ mv²। ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर वो बेसिकली हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है ना, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है यार हमारी अल्फा पार्टिकल की न्यूक्लियस के पास क्या होती है, के Q1 Q2 है ना, के Q1 Q2/r। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये हमारी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्लियर बात। ठीक है, और Q1 Q2 हमारा क्या है यार, ये अल्फा पार्टिकल चार्ज समझ लो, और ये तुम्हारा क्या है हमारा जो न्यूक्लियस है। ठीक है, किसी भी मतलब जिस पे बॉम्बार्डिंग करा रहा है, ठीक है, वहां पे क्या है उसका
जेड एटॉमिक नंबर है ना, तो ये उसका चार्ज है। Q2 क्या है हमारा, न्यूक्लियस का चार्ज है ना, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। आई बात समझ में यार, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो पहला जो हमारा केस है ना, उसमें क्या है हमारा, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक है। तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी, हाफ mv², ठीक है। और जो हमारा ये जो है r है, ये बेसिकली क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ व्हाट, क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लियर है यार, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी हमारे पहले केस में क्या होगी, हाफ mv², क्योंकि इसकी वेलोसिटी v है अल्फा पार्टिकल की, ठीक है। अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी उसकी हो जाएगी हमारी k, है ना। Q1 हमारा क्या है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज, वो कितना होता है हमारा 2e, क्योंकि अल्फा पे क्या होता है हमारा चार्ज 2e होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस पर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन का चार्ज 2e, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। ये सब मैंने तुमको पिछले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो k इंटू डी, और हमारा जो z है, z मतलब उसका जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज कितना होगा हमारा, z इंटू ई। जेड क्या है हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ई हमारा क्या है, एक प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना होगा zd, ठीक है। और डिवाइड बाई हमारा उसकी क्लोजेस्ट अप्रोच क्या दे रखी है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ दे रखी है, तो इसको मान लो तुम पहला इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरे केस के लिए हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m, और v कितनी दे रखी है उस केस में, 4b। यार मास तो उतना ही रहेगा ना अल्फा पार्टिकल का, वेलोसिटी इसकी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4b, है ना। तो वेलोसिटी इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4b का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, k इंटू 2e, चार्ज उसका उतना ही रहेगा, बस वहां पे z की जगह क्या हो जा रहा है, 2z, मतलब एटम बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो जा रहा है उसमें, ठीक है, एटॉमिक नंबर चेंज हो जा रहा है, मतलब दूसरा एलिमेंट है वो, ठीक है। 2 इंटू जेड है ना, 2 इंटू जेड, और ई तो अपना ई रहेगा चार्ज उसका, है ना। और डिवाइड बाई ये बेसिकली हमसे ये एक्स पूछा है ना, ये एक्स पूछा है। एक्स बेसिकली हमारा ये क्या है, एक्स क्या है हमारा, कि इस दूसरे वाले केस के लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। अब देखो तुम यार जब डिवाइड कर दोगे, है ना, बेसिकली एक क्वेश्चन फर्स्ट है, एक क्वेश्चन सेकंड है, ठीक है। तो पहली को तुम दूसरी से डिवाइड कर दोगे यार, तो तुम्हारा देखो यहीं देख लेते हैं हम, ये हाफ से हाफ कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, ठीक है, v² से v² कट जाएगा, यहाँ पे 4 की जगह क्या आ जाएगा तुम्हारा 16 आ जाएगा, ठीक है, 4 का स्क्वायर होगा 16। अब देखो इसमें क्या क्या कट जाएगा, k कट जाएगा, 2e कट जाएगा, 2e कट जाएगा, है ना, z कट जाएगा, z कट जाएगा, e कट जाएगा, e कट जाएगा, तुम्हारा पास यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा रह जाएगा, और यहाँ पे r और x रह जाएगा, ठीक है। अब देखो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये 1/16 इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये x बाई 2r आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x जो कि हमारे दूसरे वाले केस की क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, वो बेसिकली तुम्हारी क्या आ जाएगी, ये 2 उधर जाएगा, 2r उधर जाएगा, तो आ जाएगा तुम्हारा r/8, ठीक है। तो x इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा यार, x इक्वल टू r/8 आ जाएगा, क्लियर। और देखो ये कौन सा हमारा क्या था ऑप्शन, r/8 सी ऑप्शन, ठीक है, क्लियर एकदम बात, ठीक है। अब देखो हम आगे चलते हैं यार, बेसिकली हम पढ़ क्या रहे थे पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ लिया था उस, और बेसिकली इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि हमारा जो रदरफोर्ड एटम पढ़ रहे थे, और उससे पहले पढ़ रहे थे हम थॉमसन मॉडल। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमने क्यों पढ़ा था, क्योंकि थॉमसन का जो मॉडल था वो बेसिकली रिजेक्ट हो गया था, किसकी वजह से रिजेक्ट हो गया था, वो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की वजह से, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की वजह से थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वो रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि उसमें क्या दिक्कत थी, क्योंकि थॉमसन ने बोला था बेसिकली कि जो पॉजिटिव चार्ज मास है, पॉजिटिव जो मास है, पॉजिटिव वो बेसिकली थ्रू आउटली क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड है एक एटम में, ठीक है। बट ऐसा नहीं था, वो कैसे पता लगा, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से, रदरफोर्ड के से पता लगा, ठीक है। तो वहां पे थॉमसन का रिजेक्ट हो गया था। अब क्या हुआ कि यार ये जो हमारा रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था ये भी बेसिकली रिजेक्ट हो गया, और ये क्यों रिजेक्ट हो गया बेसिकली वो हम आगे देखेंगे, है ना। तो बेसिकली अब हम पढ़ेंगे कि किन ऐसी कौन कौन सी वजह थी जिसकी वजह से हमारा रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो देखो ड्रॉबैक मतलब कि ऐसी क्या कमियां थी, ठीक है। अब देखो साइंस में ऐसा ही होता है, बेसिकली मान लो कि एक साइंटिस्ट ने कुछ खोज करी, ठीक है, अब दूसरे ने कुछ खोज करी है ना, और ये दूसरे वाले ने जो खोज करी है ना, ये बेसिकली हमने जब एक्सपेरिमेंट करके देखा तो वो ट्रू है, मतलब पहले वाले ने कोई चीज बोली वो थियोरेटिकली उसने बोली, और मतलब वो मेक सेंस भी कर रही है, उसने ऐसे बोला कि ऐसा ही होता होगा, ठीक है, चलो मान लिया, है ना। पर दूसरे वाले साइंटिस्ट ने कुछ और खोज करी, और वो बात उसकी एक्सपेरिमेंटली भी सही है ना, एक्सपेरिमेंटली भी सही है, तो फिर मतलब वो बोलेगा कि यार मेरी बात तो एक्सपेरिमेंटली सही है, तू तो ऐसे कह रहा था, तो मतलब बात इसकी सही है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली रियल वर्ल्ड में भी वही हो रही है, बट इसकी बस थ्योरी थी, तो मतलब क्या हुआ, ये बात रिजेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि रदरफोर्ड ने बेसिकली तुम्हारा क्या बोला था कि ये हमारा सेंटर में क्या होगा, तुम्हारा ये होगा न्यूक्लियस, है ना, और इसके अराउंड हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, ये बोला था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में, हमने पिछले पढ़ा था पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे साइंटिस्ट है बेटा मैक्सवेल, ठीक है, उन्होंने बोल रखा था क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, उन्होंने बोला है, मतलब, और वो प्रूवन एक्सपेरिमेंट भी है कि जब हमारा एक चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटिंग मोशन करेगा तो वहां पे क्या होगा हमारा कि वो एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है, एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है, चलो
ठीक है, मान लीजिए बात कि हमारा जो एक चार्ज पार्टिकल है अगर एक्सेलरेटरी मोशन कर रहा है तो एनर्जी हमारा रेडिएट करेगा। पर क्या बोलते हैं, कैसे ये बात हमारी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को खारिज कर रही है। ठीक है, कैसे कर रही है, देखो ये देखो, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली इमिट्स एनर्जी, है ना, ये बात मैंने भी बोली थी ना, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है ना। अब इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यार, कि इन रदरफोर्ड एटम द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, है ना, सो इट मस्ट इमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन शुड कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस, है ना, फॉलोइंग स्पाइरल पाथ, है ना। देखो मैक्सवेल की तरीका कहती है कि जब हमारा एक एक्सेलरेटिंग पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटिंग मोशन कर रहा है ना, तो वो एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसमें भी यही हो रहा था कि यह हमारा इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली, है ना, और उसका मोशन कौन सा है, एक्सेलरेटिंग मोशन है। अब उसका एक्सेलरेटिंग मोशन है तो बेसिकली उसको भी एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए बेसिकली, है ना, और वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस में, है ना। अगर वो एक न्यूक्लियस में चला गया तो बेसिकली वहां पे क्या हो जाएगा कि हमारा जो एटम का एक्जिस्टेंस है वही खत्म हो जाएगा यार, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल गए, है ना। देखो ऐसे समझो तुम, लेट सपोज ये न्यूक्लियस है ना, और ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है ना, अब ये इसके अराउंड बेसिकली मूव कर रहा है ना। अब मान लो ये एक्सेलरेटिंग मोशन कर रहा है। अब अच्छा कोई ये तो कंफ्यूजन है ना कि ये एक्सेलरेटिंग मोशन क्यों कर रहा है, मतलब एक्सेलरेटिंग मोशन क्यों है इसका, इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, है ना, डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब मोशन एक्सेलरेटिंग है। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन बेसिकली हमारा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वही होता है ना। ठीक है, तो अगर ये एक्सेलरेटिव मोशन कर रहा है, उसकी थ्योरी में प्रूवन क्या था कि अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेटिव मोशन कर रहा है तो एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा, ये एनर्जी रेडिएट करेगा। अब ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो भैया इसकी एनर्जी बेसिकली कम हो जाएगी। रदरफोर्ड ने ये भी बोला था कि ये एक दूसरे से बाउंड किस वजह से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से है। ठीक है, पर अगर ये उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो इसकी एनर्जी कम होगी, मतलब इसका जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये इसमें जाके मिल जाएगा, एनर्जी रेडिएट करेगा तो बेसिकली। ठीक है, तो मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन, वो जो एटम है वो खत्म हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जाकर मिल जाएगा, है ना, या फिर न्यूक्लियस में जाकर मिल जाएगा। ठीक है, और इन्होंने ये भी बोला कि ये जो जो पथ होगा इसका इलेक्ट्रॉन का, वो बेसिकली क्या होगा, हमारा स्पाइरल पथ होगा। कैसा होता है स्पाइरल पथ, बेसिकली देख लो, है ना, ऐसा होता है कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब भैया ये हमारा सर्कुलर मोशन तो कर ही रहा था। ठीक है, अब क्योंकि एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो ये अंदर आता जाएगा, अंदर आता जाएगा, फाइनली जाके इसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन मान लो। ठीक है, तो ये थी यार हमारी बेसिकली क्या बोलते हैं कि एक वन ऑफ द मेन रीजन था कि क्यों हमारा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल रिजेक्ट हो गया। उसके बाद भी कुछ वजह थी कि किन किन वजह से हमारा वो रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, एटॉमिक मॉडल ऑफ किसका, रदरफोर्ड का। ठीक है, पहली वजह। दूसरी वजह कि अनेबल टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना, नो आइडिया गिवन फॉर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने ये तो बोल दिया, क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, बट ये नहीं पता कि कहाँ कितनी डिस्टेंस पे कैसे घूम रहे होंगे। ठीक है, वो एक चीज है। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या रीजन था कि अनेबल टू एक्सप्लेन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब देखो यार ये चीजें हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, यहाँ इसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, आगे मैं बताऊंगा तुमको कि क्या मतलब है किसका। ठीक है, तो ये दो रीजन तुम्हारे पढ़े थे, तीसरा रीजन ये भी है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कि अब तक तुमने क्या क्या पढ़ लिया, अगर थॉमसन का मॉडल रिजेक्ट हो गया, रदरफोर्ड का मॉडल रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्या आएगा आगे वो हम सब देखते हैं। ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक तुम्हारा बेसिकली यार क्या है, वेव। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले बेटा थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, और फिजिक्स में भी हम पढ़ेंगे क्या, वेव तुम्हारा, और वेव में भी मतलब जितनी हमको जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इस पे, है ना, देखते हैं। तो बेसिकली देखो तुम्हारा वेव क्या है, वेव बेसिकली तुम्हारा क्या है कि ऐसा मीडियम है या ऐसा एक माध्यम है जिससे हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारी एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ क्या, मैटर। ठीक है, अगर हमको इन जनरल दिखे तो हम एनर्जी कहीं ट्रांसफर करते हैं यार, मैटर के थ्रू ट्रांसफर करते हैं ना, बट थ्रू वेव्स हम विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर हम एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, तुमने वाटर वेव देखा होगा। ठीक है, जब तुम वाटर में जो वेव ट्रेवल करती है वहां एक्चुअली क्या होता है, पानी ट्रांसफर नहीं हो रहा है ना, बेसिकली क्या ट्रांसफर हो रहा है वहां पे, बस एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, पानी बस उस जगह वाइब्रेट कर रहा है ना। वाटर वेव हमारी किसका एग्जांपल है, मैकेनिकल वेव्स का। ठीक है, और दूसरी हमारी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ठीक है, वो हमारी क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं बेसिकली, है ना। तो वहां तुमको किसी की एक्चुअली मीडियम की भी जरूरत नहीं पड़ती है ना, और वहां भी हमारा क्या हो रहा है कि किसकी जरूरत नहीं पड़ती, हमारी मैटर की जरूरत नहीं पड़ती, बस एनर्जी ट्रांसफर हो जा रही है। ठीक है, वेव ऐसा है। ठीक है, हम वेव पे फोकस करते हैं बेसिकली। देखो तुम्हारी जो वेव है वो एक्चुअली ऐसे दिखती है, इनकी शेप सेम है, बस क्या इसमें डिफरेंस है, साइज में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है, उस साइज को डिफरेंस को क्या कहते हैं, क्या क्या डिफरेंस है, वो सब हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तुमने ये देख लिया कि वेव हमारी क्या है, एक ऐसा हमारा माध्यम है एनर्जी ट्रांसफर करने का, जिसमें हमको एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए किसकी जरूरत नहीं पड़ती, मैटर की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर बात। ठीक है, वेव हमारी ऐसी भी दिख सकती है, 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 और ऐसी भी दिख सकती है। कलर नहीं, मतलब बेसिकली मैं दिखने की बात कर रहा हूँ, कलर ऐसा नहीं है, वो तो कलर तुमको बस समझाने के लिए बना दिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वेव कलरफुल होती है।
वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे कलरफुल कब होती हैं कब नहीं होती हैं, ठीक है, आगे सब पता लगेगा तुमको, है ना। अब देखो वेव पता लग गया तुमको, है ना। अब हम पढ़ते हैं यार कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव पढ़ने की जरूरत हमको क्या है कि हम एक वेव को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे किसी और वेव से, किन किन बेसिस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, वो सब हम कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे वेव के, है ना। तो देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव क्या है यार तुम्हारा, है ना। पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव है तुम्हारा कि वेव लेंथ, ठीक है। तो देखो वेव तुमने देख ली थी, ऐसी ऐसी वेव होती है, ठीक है, मतलब कई तरह की हो सकती है वेव, बस उनका जो एक वो जो है मतलब शेप वो वैसा ही सेम रहता है, बस क्या बोलते हैं शेप का साइज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रह सकता है, शेप और साइज में डिफरेंस आपको समझ में आता होगा ना, ठीक है। अब देखो वेवलेंथ बेसिकली क्या है, द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव फॉर्म, है ना, और द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है एकदम समझेंगे, देखो कैसे कैसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे यार कि लेट सपोज कि ये है तुम्हारी एक वेव, ठीक है, एक ये वेव है, एक वेव का हमने एक वेव बना लिया, ठीक है। अब देखो वेवलेंथ हमारी बेसिकली क्या होती है कि एक कंप्लीट वेव फॉर्म की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। लेट सपोज एक कंप्लीट वेव फॉर्म क्या होती है, मानो कि तुम्हारी वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, अब यहाँ से तुम्हारी वेव स्टार्ट हुई, तो अगर ऐसी चीज जब क्या बोलते हैं दोबारा रिपीटिशन आ जाएगा, मतलब यहाँ ये वेव अगेन उठना कब स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हुई, है ना, अब दोबारा वेव कहाँ से स्टार्ट उठना स्टार्ट हो रही है, यहाँ से, है ना। तो बेसिकली जब जब एक कोई पॉइंट लिया तुमने और उस पॉइंट का सेम रिपीटेशन जहां से आने लग जाए वो हमारा क्या हो जाता है कंप्लीट वेव फॉर्म हो जाती है ना। तुमने अगर अभी तुमने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लिया था, अब तुम दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट लेट सपोज यहाँ से ले लो, है ना, तो ये वाली सेम चीज ये रिपीटेशन कहाँ से आएगा, ये यहाँ से चलोगे यहाँ से चलोगे ये यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये भी एक कंप्लीट वेव फॉर्म है, ठीक है, ये भी एक कंप्लीट वेव फॉर्म है, ठीक है, और ये भी एक कंप्लीट वेव फॉर्म है ना। तो इतनी जो लेंथ है कंप्लीट वेव फॉर्म की उसको हम क्या बोलते हैं वेव लेंथ, है ना। एक तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं वेवलेंथ को, है ना। और देखो यार वेवलेंथ में तुम एक चीज और लिख लो कि वेवलेंथ को हम डिफाइन मतलब किससे क्या बोलते हैं डिनोट करते हैं, हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है, किससे, लैम्डा से, ठीक है, ये इसका सिंबल है, ठीक है। अब देखो और दूसरी चीज में क्या लिखी हुई है कि और द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सक्सेसिव मतलब लगातार, क्रेस्ट का मतलब क्या होता है जहां इसका मैक्सिमम होता है, ठीक है, ये है ना, और इसका दूसरा मैक्सिमम का है ये, है ना। तो दो सक्सेसिव मतलब दो लगातार क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब ये मैंने बता दिया ना जहां इसका मैक्सिमम है ना, दो लगातार क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को भी हम क्या बोलते हैं लैम्डा, ठीक है। ये हो गया लैम्डा, ये बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ये इसी के बराबर है और ये इसके भी बराबर है, ठीक है। तो तुम ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है, वेवलेंथ। क्लियर है बात यार, वेवलेंथ हो गई, ठीक है। अब देखो वेवलेंथ का मतलब ये बेसिकली क्या है डिस्टेंस है ना। तो इसकी यूनिट क्या हुई तुम्हारी यार, यूनिट क्या हुई वेवलेंथ की तुम्हारी, यूनिट होगी इसकी मीटर, है ना, ऐसा यूनिट इसकी क्या है मीटर, ठीक है। और इसकी अदर यूनिट क्या है तुम्हारी, अदर यूनिट इसकी, अदर यूनिट्स तुम्हारी सेंटीमीटर हो गई, है ना, वो क्या होती है सेंटीमीटर हमारा 10⁻⁻² मीटर हो गया, ठीक है। और नैनोमीटर भी होता है, नैनोमीटर क्या होता है हमारा 10⁻⁹ मीटर के बराबर, है ना। ये सब कॉमन यूनिट्स हैं जो तुम आगे चैप्टर में यूज करोगे, ठीक है। और तुम्हारा क्या बोलते हैं यार एंगस्ट्रॉम हो गया, एंगस्ट्रॉम क्या होता है तुम्हारा 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और देखो तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा फेमटोमीटर FM, ये होता है तुम्हारा 10⁻⁻12, ठीक है। और पिकोमीटर ये होता है तुम्हारा क्या 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये सब तुम्हारी यूनिट्स हैं जो तुमको क्वेश्चन में इजीली काफी ज्यादा तुमको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है, कि ये सारी यूनिट्स भी यूज हो रही हैं, तो तुमको ये भी याद रखना है, ठीक है। वेवलेंथ क्लियर, बेसिकली एक जो हमारी कंप्लीट वेव फॉर्म होती है उसकी डिस्टेंस जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। क्लियर, वेव की पहली प्रॉपर्टी क्लियर, ठीक है। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं बेसिकली हमारी क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, है ना, द नंबर ऑफ वेव फॉर्म्स है फॉर्म और द ऑसिलेशन मेड बाय द वेव इन 1 सेकंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो इसका मतलब ये है, तुम दोबारा से ये वेव देख लो, ठीक है। अब इसका मतलब ये है, अच्छा इसमें एक चीज और फ्रीक्वेंसी बढ़ने से पहले मतलब जो क्रस्ट का तो मैंने बोल दिया था, ये क्रस्ट है ना, ये क्रस्ट है और ये दूसरा क्रस्ट है, ठीक है। अब वैसे ही दो दो सक्सेसिव ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस भी लंबाई होती है। मान लो अब मैंने यहाँ पे ले लिया पॉइंट, अब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, है ना, अब ये ऐसे बन रही होगी अब, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगी दो कंटिन्यूस ट्रफ्स के बीच में, ठीक है, ये भी हमारी लैम्डा के बराबर होगी, ठीक है। तो हम लैम्डा को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर है ना। अब देखो ये सब तुम नोट कर लेना वीडियो रोक के, है ना, उसके बाद मेरे को फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, उसके लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, एक बार। अब देखो इस पे बात कर रहे थे हम यार फ्रीक्वेंसी, बट फ्रीक्वेंसी देखो तुम्हारी यहाँ से है कि लेट सपोज कि एक पॉइंट ले लो, कहीं भी एक पॉइंट ले लो, है ना, लेट सपोज हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमारी बेसिकली क्या होती है कि एक सेकंड में इन एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड में जितनी कंप्लीट वेव फॉर्म यहाँ से हमारी निकल जाएंगी उसे हम क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसको डिनोट हम किससे करते हैं यार म्यू से, ठीक है। इसको इससे इसको अच्छे से बना लेते हैं, है ना।
ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। बेसिकली क्या है हमारा कि फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा कि नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स, ये जो है ना एक लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट साइकिल हो गया, ठीक है, इसको पार ये कितने सारे एक सेकंड में जितने पार कर जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है। और देखो और इसकी यूनिट क्या होती है बेसिकली हमारी पर सेकंड, ठीक है, इसकी यूनिट हमारी होती है कि पर सेकंड, पर सेकंड, ठीक है, इसकी यूनिट हमारी पर सेकंड है ना। और एक पर सेकंड बराबर हमारा क्या होता है यार, पर सेकंड बराबर हमारा क्या होता है हर्ट्ज, है ना, एक पर सेकंड मतलब एक हर्ट्ज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट सुनी होगी, तो फ्रीक्वेंसी हमारे समझ में आ गई कि एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में कितने कंप्लीट साइकिल पास होंगे, वो हमारा क्या होता है फ्रीक्वेंसी किसी वेव की, ठीक है। और हर एक वेव की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं हर एक वेव की तुम्हारी वेवलेंथ मतलब अलग अलग इन द सेंस कि एक कोई वेव है पर्टिकुलर तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी और उसकी कुछ वेवलेंथ होगी, ठीक है, ऑब्वियसली, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव तुमको समझ में आ गया, क्लियर बात। इसमें और कुछ तुमको क्या बता सकते हैं, मतलब यही था फ्रीक्वेंसी, तुमको बेसिक उसकी परिभाषा समझ में आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन उस पर हम ला के देख लेंगे, तुमको उसकी यूनिट पता लग गई हर्ट्ज या फिर पर सेकंड, ठीक है, इतना है ना। अब देखो इसमें अगला क्या है ना, देखो जो चीज मैंने अभी तुमको बोली थी वही तुम नोट डाल के यहाँ पे लिख लो कि अ पर्टिकुलर वेव हैज सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू ऑफ इट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मतलब एक कोई वेव है लेट सपोज, है ना, कोई एक वेव है तो उसकी एक फिक्स क्या होगी यार, उसकी फिक्स एक क्या होगी लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, है ना, और उसकी एक फिक्स क्या होगी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, क्लियर बात। ऐसा नहीं है कि मतलब एक कोई पर्टिकुलर वेव हो चार तरह की फ्रीक्वेंसी शो कर रही है, वैसा नहीं होगा, मतलब फिक्स जो उसकी वेवलेंथ है वो होगी और उसकी फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब देखो अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या है बेसिकली स्पीड ऑफ वेव, ठीक है, स्पीड ऑफ वेव हमारी क्या है कि कितनी, जैसे स्पीड ऑफ वेव को ऐसा समझते हैं हम बेसिकली क्या है कि देखो स्टार्टिंग पॉइंट है वेव का, स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो ये किस हिसाब से हमारी डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, ठीक है, कि ये किसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कैसे डिस्टेंस कवर कर रहा होगा कितनी स्पीड से, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ठीक है, समझ में आ रही है, ये स्टार्टिंग पॉइंट कितनी डिस्टेंस, ये मान लो स्टार्ट तो यहाँ से हुआ है ना, तो ये एक स्टेट डिस्टेंस भी तो कवर कर रहा है। तो स्पीड ऑफ वेव से हम क्या समझते हैं कि एक जो हमारी वेव है वो कितनी मतलब कितनी स्पीड से हमारी डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या फिर अगर वो वर्टिकल मूव कर रही है तो वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है ना। तो देखो इसको हम निकालते कैसे हैं बेसिकली, तुम्हारा स्पीड ऑफ क्या बोलते हैं वेव को, कि स्पीड ऑफ वेव हमारी क्या होती है यार लैम्डा इनटू व्हाट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी तुम्हारी स्पीड ऑफ वेव की, तुम्हारी लैम्डा की यूनिट क्या होती है तुम्हारी मीटर होती है, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या बताई थी तुम्हारी पर सेकंड बताई थी, पर सेकंड, है ना, ये तुम्हारी क्या होगी मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। और स्पीड की भी यूनिट तो वही होती है इन जनरल भी मीटर पर सेकंड, है ना, तो इसकी भी स्पीड की यूनिट क्या होगी तुम्हारी मीटर पर सेकंड, ठीक है। हाँ, और देखो इसमें एक चीज और है, क्या बोलते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट हमारी जो वेव है ना, उनकी डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी हो सकती है और उनकी सेम वेलोसिटी भी हो सकती है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि अगर हम दो वेव्स के बीच में कंपेयर कर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी हमारी सेम भी हो सकती है डिफरेंट भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन देयर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, है ना। अब देखो है ना टाइम पीरियड, है ना, द टाइम टेकिंग फॉर वन कंप्लीट वेव फॉर्म, ठीक है। अभी देखो हम पहले बात कर रहे थे कि लेट सपोज ये हमारा एग्जांपल है किसका, एक वेव बना ही लेते हैं, ठीक है, एक वेव बना ही लेते हैं, है ना, ये तो हमारी वेव है ना, ये वेव है, तो लेट सपोज अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने अगेन, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, है ना, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या थी, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या थी कि एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर दिए, लेट सपोज इतने साइकिल कंप्लीट कर दिए, तो ये क्या होगी उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, है ना, ये हमारा क्या बोलते हैं टाइम और ये हमारी क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है कि एक सेकंड में कितने साइकिल पूरा कर रहे हैं उसको तो हम फ्रीक्वेंसी बोल रहे थे म्यू, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यार हमारा एक साइकिल कंप्लीट होने में हमारा कितना टाइम लग रहा है ना, लेट सपोज हमने अगेन ये पॉइंट पकड़ लिया, है ना, अब यहाँ से सिर्फ एक जो कंप्लीट वेव फॉर्म पार हुई है उसका जो टाइम होगा उसको हम क्या बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो जब एक सेकंड के लिए इतने वेव फॉर्म बन रहे हैं तो एक वेव फॉर्म कितना टाइम ले रहा होगा उसको हम मान लेते हैं लेट सपोज टी मान लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये यूनिटरी मेथड, ठीक है, तो देखो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा तुम्हारा टी इजकल टू 1 अपॉन म्यू, ठीक है, क्लियर। तो टाइम ये हमारा हो गया बेसिकली टाइम पीरियड ऑफ वन वेव फॉर्म, इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ वेव, क्लियर है यार, इतनी बात, ठीक है। अब देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी तुम्हारी, इसकी यूनिट थी तुम्हारी पर सेकंड, है ना, तो टाइम इसकी यूनिट वी की क्या होती है पर सेकंड, तो इसकी हमारी क्या हो जाएगी यूनिट टाइम पीरियड की बेसिकली सेकंड ही हो जाएगी, है ना।
पर सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तुमको यार ध्यान में रखनी है। क्लियर है मेरी बात, है ना। इसमें देखो मैं इतने तुमको क्लियर करके चीज़ बता दे रहा हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए यार, ठीक है। अब देखो अगली अगली प्रॉपर्टी हमारी बेसिकली वेव नंबर है ना, द नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म इन 1 मीटर, ठीक है। अब देखो लेट सपोज ये हमारा लेंथ है ना, लेंथ हमने ले ली है ना, लेंथ ले ली, और क्या बोलते हैं ये हमारा नंबर है ना। लेंथ बात करें हमारी, तो देखो हमारी जो एक जो वेव फॉर्म है, एक जो वेव बनती है, लेट सपोज यहाँ से वेव स्टार्ट हुई है ना, एक जो वेव बनती है ना, इसकी जो लेंथ को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। लैम्डा मीटर, मीटर में नापते हैं, लैम्डा मीटर में हमारी नंबर ऑफ वेव कितना होता है, 1 होता है ना। हमारी वेव नंबर क्या है, हमारा वेव नंबर हमारा क्या है कि एक मीटर में जितनी हमारी क्या बोलते हैं वेव बनेंगी, वो हमारा क्या वेव नंबर, इसको मान लेते हैं लेट सपोज एक्स मान लेते हैं, है ना। इसको बेसिकली देखो डिनोट तुम्हारा किससे करते हैं, तो डिनोट करते हैं हम ऐसे, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं हमारा, है ना। तो इसको हम यही मान लेते हैं, है ना, वेव नंबर ही मान लेते हैं इसको, इसको यहाँ डिनोट करते हैं, है ना। तो बेसिकली तुम्हारा क्या आ जाएगा, तुम्हारा ये आ जाएगा, तुम्हारा वेव नंबर तुम्हारा आ जाएगा निकल के 1 बाई यूनिटरी मेथड, है ना, 1 बाई लैम्डा, ठीक है, 1 बाई लैम्डा, ठीक है। अब देखो इसकी यूनिट क्या होती है तुम्हारी, मीटर होती है, लैम्डा की यूनिट मीटर होती है, तो वेव नंबर की यूनिट क्या निकल के आ जाएगी, पर मीटर, ठीक है, पर मीटर इसकी क्या आ जाएगी यार, यूनिट आ जाएगी। बेसिकली कि पर मीटर मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं 1 मीटर डिस्टेंस ले रहा हूँ तो उसमें कितनी वेव फॉर्म बन जाएंगी, वो क्या होता है वेव नंबर, आसान भाषा में। क्लियर, टेक्निकल बात है यहाँ पर लिख दी, ठीक है, क्लियर है ना एकदम बात, ठीक है। तो ये तो हो गया यार तुम्हारी किसकी बात हो गई, वेव की बात, है ना। अब ये तुम क्यों पढ़ रहे हो, क्या जरूरत है इन सबका, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, क्या क्या यूज है इन सबका, देखो। अब इसके बाद पढ़ते हैं यार हमारी क्या बोलते हैं मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो बात मैंने तुमको अभी बताई है सब एक सिंपल वेव के बारे में, सबको याद रखना है तुमको, वो सब आगे तुम्हारे लेक्चर में काम आएंगी, मैं बताऊंगा कैसे कैसे कहाँ यूज करना है, ठीक है। अब देखो मैक्सवेल की एक तो वो बात थी, ठीक है, कि उसने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल रिजेक्ट कर दिया था, उसके बाद उसकी जो थ्योरी थी वो क्या क्या थी, उसमें क्या क्या बातें थी, है ना, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वो सब क्या थी देखो ऐसे, कि सबसे पहले तो इसने बोला था कि इट सजेस्ट वेव नेचर ऑफ ईएमआर, ठीक है, इट सजेस्ट व्हाट वेव नेचर ऑफ ईएमआर, कि इसने बोला था कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होंगी वो किस फॉर्म में होंगी यार, हमारी वेव की फॉर्म में होंगी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली हमारी क्या होती है कि ऐसी रेडिएशन जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, पैरेलली होता हो, ठीक है। पहली बात तो वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, है ना। और बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्लियर। इन रेडिएशन का बेसिकली क्या बोलते हैं, कौन सा नेचर होगा, वेव नेचर होगा, ये बात इसने कही थी, ठीक है। और इसमें आगे क्या बोला था इन्होंने मैक्सवेल ने, कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, है ना, मूव अंडर एक्सेलरेशन, है ना, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस, है ना। अच्छा ये बात सबको पता है, मतलब तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी होगी कि जब हमारा चार्ज पार्टिकल जब स्टेशनरी होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट जब वो मोशन में होता है, एक्सेलरेटिंग मोशन में होता है, तब वो क्या जब क्या प्रोड्यूस करता है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पहली बात तो ये है ना। अब दूसरी बात उन्होंने बोला था कि दिस फील्ड्स ऑलवेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन इज परपेंडिकुलर टू बोथ द फील्ड्स, है ना। कि मतलब देखो एक तो डायरेक्शन होगा जिसमें एनर्जी जो हमारी क्या बोलते हैं डिस डायरेक्शन में हमारी एनर्जी फ्लो कर रही होगी, ठीक है, वेव के फॉर्म में, एक डायरेक्शन वो होगा, और एक डायरेक्शन हमारा होगा मैग्नेटिक फील्ड का, और एक डायरेक्शन होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। बेसिकली देखो इस उंगली से समझो, ये बेसिकली तुम्हारा क्या है 3 एक्सिस सिस्टम है ना, एक एक्सिस को एक्स मान लो, एक को वाई मान लो, एक को मान लो जेड, ठीक है। तो एक फील्ड के अकॉर्डिंग मतलब क्या, एक फील्ड के अलोंग क्या हो रहा होगा हमारा एनर्जी फ्लो कर रही होगी, दूसरे फील्ड के अलोंग क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा होगा, और तीसरे के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये तीनों चीजें पता लगी, ठीक है। अब देखो तुम इसको ऐसे समझो, तुम्हारा मान लो ये है तुम्हारा यार क्या बोलते हैं तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये है तुम्हारा ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, और ये है तुम्हारा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, और ये है तुम्हारा एनर्जी डायरेक्शन, ठीक है। अगर ऐसे समझो कि अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा एक्स के अलोंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा किस किस में हो सकता है, वाई और जेड में हो सकता है, वाई और जेड में, है ना, वाई और जेड में, है ना। अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है तो ये किस किस में हो सकता है, एक्स और जेड में, मैग्नेटिक फील्ड एक्स और जेड में, एक्स और जेड में। सिमिलरली अगर ये तुम्हारा जेड में है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किस किस में हो सकता है तुम्हारा एक्स और वाई में हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा वाई डायरेक्शन में है ना, तो ये किस में हो सकता है तुम्हारा एनर्जी फ्लो ऑफ एनर्जी तुम्हारा किस में हो सकता है,
जेड डायरेक्शन में है ना, जेड डायरेक्शन में, क्लियर, ये एक्स में और ये वाई में, तो ये जेड में हो सकता है ना। और लेट सपोज अगर तुम्हारा ये एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना और मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा जेड में है, तो ये किस में और हो सकता है, एनर्जी डायरेक्शन वाई, वाई में हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। सिमिलरली तुम और सबका भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है ये बात है, ठीक है। अब इसको एक विजुअल फॉर्म में भी देख लेते हैं बेसिकली इसको, ठीक है। देखो ऐसा है तुम्हारा, ये है तुम्हारा ई, ई बेसिकली ये क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये है तुम्हारा बेसिकली क्या है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने अभी क्या बोलते हैं, डायरेक्शन नहीं ले, ये एक्सेस नहीं ले रखे हैं, ये बेसिकली क्या तुम्हारा थ्री एक्सेस सिस्टम है, एक को हम एक्स मान लेंगे, एक को वाई मान लेंगे, एक को जेड मान लेंगे, ठीक है। लेट सपोज इसको मान लिया तुमने एक्स एक्सिस है ना, इसको मान लिया तुमने एक्स एक्सिस, इसको मान लिया तुमने वाई एक्सिस, इसको मान लिया तुमने जेड एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो यार कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बेसिकली किस मतलब किस एक्सिस के अलोंग है, तुम्हारा वाई एक्सिस के अलोंग है ना, वाई एक्सिस के अलोंग है। तो हम लिख देते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारा वाई एक्सिस के अलोंग हो गया, ठीक है। और जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। वेट वेट वेट, ये तुमने जेड माना था, तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली हमारा किसके अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। और जो हमारा डायरेक्शन ऑफ एनर्जी है, जो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी है वो बेसिकली हमारा क्या है यार, एक्स है ना। तो ये तीनों हुए ना यार, देखो ये इसके अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है, ये जा तो उधर ही रहे हैं है ना, बट जो अलोंग किसके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वाई एक्सिस के अलोंग, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके, जेड एक्सिस के अलोंग, जेड जो एक्सिस है इसके अलोंग, ठीक है। और जो हमारा फ्लो किधर है, हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो तीनों मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी के डायरेक्शन में पता लग गया, ठीक है। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो यार ये चीज तुम नोट्स में जाके खुद बना लेना, ठीक है, अच्छे से 3D फिगर इजीली बना सकते हो, मतलब ठीक है, बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होगी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है बेसिकली कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनका जो वेवलेंथ है लैम्डा हमारा क्या है, इनका सेम होगा, ठीक है। और सेम ही इनकी क्या होगी यार, सेम ही इनकी क्या होगी, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होगी यार, सेम होगी, ठीक है। क्लियरली दिख रही है तुमको, है ना, क्लियर। ये बेसिकली क्या है, हमारा एक ईएमआर का रिप्रेजेंटेशन है कि एक ईएमआर में क्या क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी है वो किस डायरेक्शन में होता है, ठीक है, वो बेसिकली दिखाएगा। और तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इतनी बात क्लियर, ठीक है ना। अब देखो वही चीज जो मैंने अभी तुमको यहाँ बताई, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर कि बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैव सेम वेवलेंथ, है ना, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, ठीक है। अब भैया जब उनकी फ्रीक्वेंसी और क्या बोलते हैं लैम्डा सेम है तो स्पीड तो सेम होगी, ठीक है। अब देखो क्योंकि वो बेसिकली वी हमारा क्या होता है, लैम्डा इनटू म्यू, ठीक है। अब इसका लैम्डा और म्यू सेम है, उसकी फ्रीक्वेंसी तो मतलब उसकी वेलोसिटी तो सेम होगी, ठीक है। और क्या एन EMR डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल, मींस कैन ट्रेवल इन वैक्यूम आल्सो। इसलिए क्या कह रहा है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है भैया, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए, है ना, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। अब वैक्यूम का मतलब तुमको बेसिकली क्या पता होगा, तो तुमने स्कूल में पढ़ा है कि ऐसी कोई स्पेस जहाँ पे एयर ना हो, है ना। तो क्या पानी की बोतल जो भरी हुई है उसको वैक्यूम कह सकते हो, नहीं है ना। वैक्यूम का मतलब बेसिकली तुम्हारा क्या होता है कि ऐसी स्पेस जहाँ कुछ ना हो, मैटर ही ना हो, ठीक है, एयर वेयर कुछ नहीं, मतलब जहाँ कुछ ना हो, ठीक है। तो ये EMR वहां से भी ट्रेवल कर सकती है हमारी, ठीक है। इन जनरल तुमको पता होगा कि अगर हमारी एक मैकेनिकल वेव है तो उसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है ना, बट EMR को वो भी नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर, ठीक है। और ऑल EMR ट्रेवल विद सेम स्पीड विच इज 3 × 10⁸ इसको हम क्या बोलते हैं तुम्हारी C, मतलब स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं ना यार, स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो यार हम क्या लिख सकते हैं बेसिकली तुम्हारा इसके लिए, जो हमारे हम इसकी एनर्जी कैसे लिख सकते हैं, एक EMR की E इक्वल टू तुम्हारा एनर्जी हमारी किसके प्रोपोर्शनल होती है, कि EMR की हमारी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो हम इसको प्रोपोर्शनल हटा के बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं इसको, E इक्वल टू H न्यू, ठीक है, H न्यू, है ना। और हमने पढ़ा है क्या बोलते हैं तुम्हारा, ये जो वेलोसिटी होती है हमारी वो क्या होती है तुम्हारी, वेलोसिटी हमारी होती है लैम्डा इंटू व्हाट, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो तुम फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हो यार, वेलोसिटी बाई लैम्डा, वेलोसिटी बाई लैम्डा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ठीक है, वेलोसिटी बाई लैम्डा लिख सकते हो, है ना। अब तुम इसको क्या बोलते हैं, म्यू को जो हमारी क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को हटा के, या मतलब तुम्हारा इसको वी बाई लैम्डा कर दो, देखो इसको यहाँ लिख लो, ठीक है। ई इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया, एच, वी को लिख दो हम तुम्हारा क्या बोलते हैं वी बाई लैम्डा, और यहाँ पे तुम्हारे वी जो है वेलोसिटी की हमारी क्या हो जाएगी एच सी, मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या है हमारी सी के बराबर है, ठीक है। तो हमको ऐसे लिख सकते हैं एस सी बाई लैम्डा, ठीक है। तो एनर्जी का एक ये फॉर्मूला है, दो तुमको इंपॉर्टेंट याद रखना है, एनर्जी इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा, किसकी एनर्जी इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा, हमारा ये जो हमारा जो
ये हमारा उसकी एनर्जी इक्वल टू एच बाई लैम्डा, ठीक है। और दूसरा तुम्हारा क्या है, ई इक्वल टू एच म्यू, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला, ठीक है, दोनों चीज तुमको याद रखनी है, इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। और उससे पहले देखो इसमें एक चीज और है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है, कि there are many type of EMR which are categorized by their frequency, and when all EMR are arranged in order of their wavelength, then electromagnetic spectrum is obtained which is following, ठीक है। यहाँ कहाँ है वो है अगले पेज पे, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, तुम्हारा जितनी भी EMR हमारी यहाँ पाई जाती है, मतलब हमारे किसमें, हमारे सोलर सिस्टम में, बेसिकली अगर हमको उनकी क्या बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ और इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जब उसको हम अरेंज करेंगे, है ना, तो बेसिकली वो हमारा जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं यार, स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये हमारा स्पेक्ट्रम, ठीक है। और इसमें जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेंज है, मतलब इतने से लेके इतने तक, ठीक है, उसको हम गामा रेज बोलेंगे। और जो हमारी इतने से लेके इतने तक है उसको हम एक्सरे बोलेंगे, ठीक है। वो लिखा हुआ है कि कितने से लेके कितने तक, वो तुम खुद देख लेना, ठीक है, एक बार यार। जब उसको एक बार नहीं पढ़ोगे तो ऐसे याद भी नहीं होगा, जब तुम एक बार उसको पढ़ोगे ना, एक बार जब उसको तुम पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। और देखो यार, ये जो रीजन है बेसिकली तुम्हारा, इसको हम बोलते हैं यूवी स्पेक्ट्रम, मतलब ये लाइट बेसिकली ये जो ये हमारे ये विजिबल होती है, ठीक है, विजिबल रेंज में आती है ना, वैसे FM और माइक्रोवेव, है ना, लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये सबकी रेंज है। बेसिकली ये क्या है, हमारा इंक्रीजिंग वेवलेंथ है हमारी, और ये क्या है, हमारी इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है। बट जो क्या है, इनकी जो वेलोसिटी होती है, जो वेलोसिटी होती है हमारी, वो हमेशा क्या होती है यार, कांस्टेंट होती है हमारी, हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट, है ना। अगर इसकी वेलोसिटी घट रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी, और फ्रीक्वेंसी घट रही है तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी, ठीक है। सॉरी, वेवलेंथ घट रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी, और वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी घट रही होगी, बट उनका जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली हमेशा क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा, है ना। और वो किसके बराबर होता है, हमारा c के बराबर, c मतलब लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ के बराबर होता है। मतलब कि सारी जो हमारी EMR है वो किस स्पीड से ट्रेवल करती है, हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, ठीक है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। इस पे तुम्हारे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसमें पढ़ाने वाला जो था, फॉर्मूले जो दो थे वो मैंने बता दिए। इसके अलावा तुमको बेसिकली इसको ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या है, कैसे है, और मतलब बेसिकली तुमको याद कर लेना है। इसमें बेसिकली एक याद करने वाली बात होती है कि हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इसमें हमारी जो वेव ग्योर, इसको बोलते हैं वेव ग्योर, ठीक है। इसमें बेसिकली कलर हमारे कैसे किस सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, ये 7 कलर होते हैं, और इसी से हमारा क्या बनता है, तुम्हारा रेनबो, ठीक है। क्लियर है ना। अब देखो इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं आगे ना। क्वेश्चन बेसिकली क्या है हमारा, कि रेडियो सिटी ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1240 किलोहर्ट्ज, है ना। व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ EMR emitted बाय द ट्रांसमीटर, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन क्या हमारा, रेडियो सिटी ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव लेंथ, हाँ देखो हमारा ये क्या पढ़ा था हमने यार, कि हमारी जो स्पीड है वो क्या होती है हमारी वेव की, लैम्बडा न्यू के बराबर होती है, ठीक है। अब देखो हमको पता है कि हमारी ये जो रेडियो वेव है ये हमारी क्या होती है, EMR है, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 3 × 10⁸ हो गई, है ना। H की वैल्यू हमारी, सॉरी ये क्या है हमारा, लैम्बडा इंटू लैम्बडा बेसिकली है हमारा वेवलेंथ, ठीक है, लैम्बडा इंटू म्यू, ठीक है। इसको तुम्हारी फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसने 1240 किलो का मतलब 10⁻³ है ना। और क्या है, वेवलेंथ पूछ रहा है, मतलब लैम्बडा बेसिकली पूछ रहा है ना। तो लैम्बडा हमारा किस में आएगा, मीटर में, ये हमको बेसिकली किस में पुट करनी है, हमारी ये हर्ट्ज में दे रखी है तो उसी में पुट करनी है ना, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है। तो हमारा जो निकल के आएगा वेवलेंथ वो भी हमारा स्टैंडर्ड यूनिट्स मतलब लैम्बडा मीटर में निकल के आएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा यार 3 × 10⁸ बेसिकली डिवाइड बाई तुम्हारा 1240 × 10⁻³ है ना, लैम्बडा। इसको तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 3 दूनी 6, 300 बाई 1.24 है ना। जब तुमको डिवाइड करोगे एक बार और तो आ जाएगा तुम्हारा 241.93, ठीक है। और इसका आंसर तुम्हारा JEE मेंस में बेसिकली क्या देना पड़ेगा, मतलब नियरेस्ट इंटीजर के अगर फॉर्म में मांगे तो 242 हो जाएगा, ठीक है। तो नियरली वो मतलब एक्जैक्ट उसकी वैल्यू उतनी है 241.93, और एक्जैक्ट वैल्यू उसकी हो जाएगी, मतलब अगर वो नियरेस्ट इंटीजर मांगे तो नियरेस्ट इंटीजर उस केस में क्या होगा तुम्हारा 242 हो गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये, दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं यार। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ एन EMR हैविंग वेव नंबर तुम्हारा क्या है इसका 5 पर मीटर, ठीक है। क्या निकालना है हमारा, इसका फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है, EMR। तो वही फार्मूला हमारा यार, देखो तुम्हारा वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी V, और इसका लैम्बडा इंटू क्या होता है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, हमारा क्या होता है वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी इसकी कितनी होती है, स्पीड 3 × 10⁸, मतलब ये हमारा है क्योंकि हमारी है ना। और इसका देखो तुम्हारा क्या दे रखा है, 1/λ दे रखा है, 1/λ दे रखा है, हमको क्या चाहिए लैम्बडा, ठीक है। तो 1 लैम्बडा क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/5 हो जाएगा। बेसिकली वेव नंबर तुम्हारा क्या होता है 1/λ होता है,
ये दे रखा है हमको लैम्डा निकालना है, तो नीचे चला जाएगा, तो ये 1/5 आ गया हमारा। और हमको क्या चाहिए तुम्हारा, फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा तुम्हारी 15 × 10⁸ हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर भाई। तो आज का लेक्चर बेसिकली हम यहीं तक रखते हैं यार, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अच्छे से पढ़ाई करना, और देखो क्वेश्चन तुम्हारे मैंने बेसिक क्वेश्चन करवा दिए तुम्हारे, तुमको ये अगर तुमको अब तुम क्या है ना, बेसिकली अब मैंने मेरे इतने पढ़ाने के बाद तुम्हारा फायदा क्या होगा कि तुम एनसीईआरटी के बाद पढ़ने बैठोगे ना उसको, और एनसीईआरटी पढ़नी है यार, उसमें से क्वेश्चन तुम्हारा मतलब जेईई मेंस में भी बनता है ना। और क्या होता है तुम्हारा मतलब क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा भी रहा हूँ, है ना, और उसके अलावा तुम्हारे जो बोर्ड्स में भी काम आएगी वो चीज़, ठीक है बहुत। तो अब तुम पढ़ने बैठोगे ना, एक बार जो मैंने आइडिया दिया तुमको, बेसिकली आइडिया क्या दिया मैंने, यहाँ पे सारी चीजें तुमको बता दी, तुम्हारा काम हो जाएगा एग्जाम में, बट तुमको जो पढ़ोगे तो तुमको चीजें और क्लियर हो जाएंगी और दिखने लगेंगी इजीली। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं यार, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, अगर तुमको लेक्चर अच्छा लगा हो तो तुमको क्या करना है, एक बात पता है तुमको, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को तुमको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक जरूर कर देना हर एक बार, ठीक है, सेशन को। तो थैंक यू गाइस।